हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 25 मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डीपली अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की वस्तुतः मेजबानी किस देश ने की है? ए रूस, बी चीन, सी भारत और डी ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी भारत। भारत ने ही ब्रिक्स के खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की वस्तुतः मेजबानी की है, जो कि वर्चुअली पूरे महाराष्ट्र में हेल्ड हुई है। अगला बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों का समूह है, जिसमें बी का मतलब होता है ब्राजील ब्राजील और आर का मतलब होता है रफिया और आई का मतलब होता है अपना इंडिया एंड सी का मतलब होता है चाइना और एफ का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। एफ का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। अब इनके जो प्रशासक हैं वो हैं जेयर बोल्सोनारो, ब्राज़ील के प्रमुख प्रशासक हैं, और रफिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के नरेंद्र मोदी, चाइना के हैं जी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के जो हैं वो हैं सिरिल रामापोसा। तो ये इन देशों के प्रमुख हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं। अगला बात करें तो ब्रिक्स पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रिक के नाम से जाना जाता था। पहले जब इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, तब साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं बना था और पहले ब्रिक के नाम से ब्राज़ील, रफिया, इंडिया, चाइना के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना। लेकिन यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि साउथ अफ्रीका ने पहली बार पूर्ण रूप से सदस्यता कब प्राप्त की ब्रिक्स की, तो 2011 में। 2010 में सदस्य बना, पूर्ण रूप से सदस्यता कब मिली? 2011 में चीन में जब सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वहाँ ही साउथ अफ्रीका को पूर्ण रूप से ब्रिक्स की सदस्यता मिली। तब ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। और बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना तो 2009 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना में है। और अगला बात करें ब्रिक्स का जो पहला समिट हुआ था, फर्स्ट समिट, वो हुआ था रफिया में हुआ था। और अगला बात करें ब्रिक्स के बारे में ही, तो ब्रिक्स का जो 11वें नंबर का समिट हुआ था ब्रिक्स का 2019 में, वो हुआ था ब्राज़ील में, जिसकी अध्यक्षता की थी जेयर बोल्सोनारो ने। अगला जो 2020 का ब्रिक्स समिट हुआ है, 2020 का ब्रिक्स समिट वो हुआ है 2020 का ब्रिक्स समिट रफिया में हुआ है और ये पहली बार वर्चुअली रूप से हुआ था और जिसके अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। और 2021 का जो होस्ट कंट्री था ब्रिक्स का, वो 13 नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन था अपना इंडिया, जो कि यह जो कहाँ हुई? दिल्ली में संपन्न हुई थी भारत के, और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो ये था दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। होप स्टैटिक फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, हाल ही में किस संस्था ने 2022 तक सभी को टीका लगाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का प्रस्ताव दिया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी एडीबी, सी आईएमएफ या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ही जो वहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने ही यह प्रस्ताव तैयार किया है और 2022 तक सभी को तो नहीं लेकिन 60% वैश्विक लोगों को टीकाकरण करने के लिए यह योजना का प्रस्ताव दिया गया है।
यह योजना के बारे में और जानें तो कोविड-19 के महामारी के दौरान टीकाकरण तेजी लाने के लिए यह प्रस्ताव बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह हो सकता है कि इस प्रस्ताव को जो तैयार किए हैं वह IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जी ने तय किया है प्रस्ताव को। और इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसमें यह लक्ष्य रखा गया है इस प्रस्ताव में कि 2021 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 40% टीकाकरण किया जाएगा और 2022 के फर्स्ट 6 माह तक 60% टीकाकरण कर लिया जाएगा। और इसका जो पूर्ण रूप से टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है वैश्विक स्तर में, वो रखा गया है 2025। अगला बात करें IMF के बारे में बात करें तो IMF का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, और इसका जो गठन हुआ था, काम करना शुरू हुआ था, वह किया था 1945 से। अगला बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC। और IMF के जो DG महानिदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जो किस देश से हैं, बुल्गारिया से हैं, जहां की कैपिटल सोफिया और करेंसी लीव चलती है। अगला बात करें कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन हैं यहाँ के, तो वो हैं गीता गोपीनाथ पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और भारत की तरफ से एकमात्र IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाली पहली महिला हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। अगला बात करें कि इसकी मेंबर कंट्री कितनी हैं, तो 190 मेंबर कंट्री है, और जो लास्ट कंट्री थी वह एंडोरा। और बात करें IMF के बारे में तो इसकी जो करेंसी चलती है वो FDR चलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल। IMF की करेंसी का क्या नाम है? FDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि FDR में कितनी मुद्रा हैं, तो 4 मुद्रा हैं FDR में। पहला कौन सा है? USA डॉलर है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। युआन रेनमिनबी चाइना की करेंसी है। यूरो है, यूरोप के देशों की यूरो करेंसी चलती है। और यहाँ जो चलती है पाउंड स्टर्लिंग, इंग्लैंड की करेंसी को भी शामिल किया गया है। भारत की करेंसी रुपया इसमें शामिल नहीं है। अगला बात करें तो जो IMF में जिस देशों की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है उनमें कार्यकारी बोर्ड बनाए जाते हैं IMF में। तो IMF में टोटल कार्यकारी बोर्डों की सीट कितनी है? वो 24 कार्यकारी बोर्ड हैं। और भारत की तरफ से IMF के कार्यकारी बोर्ड के जो निदेशक हैं वो सुरजीत भल्ला। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF सभी देशों को ऋण प्रदान करता है। और एक आता है स्टेटमेंट में IMF अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। तो इसका जो राइट होगा दोस्तों, IMF सभी देशों को ऋण प्रदान नहीं करता है, तो ये गलत होगा। IMF केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। तो ये था दोस्तों IMF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू किया है? A हिमाचल प्रदेश, B हरियाणा, C मध्य प्रदेश, D झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। कोविड-19 की गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के लिए यह संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा
इसकी लोकेशन पहले देख लेते हैं कि इसके सीमा किसके साथ साझा करती है। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो यूपी और दिल्ली के साथ लगती है। इसकी जो उत्तरी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है वो लगती है राजस्थान के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है, पश्चिमी सीमा लगती है, वो पंजाब के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी 1966 में, और इसको किस राज्य से अलग किया गया था? पंजाब राज्य से अलग किया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो DLR नंबर है वो 22/10/05 है। मतलब हिमाचल प्रदेश में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 राज्य लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा की सीटें विधानमंडल एक सदनी है और 90 विधानसभा की सीटें हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो CM हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि किस से बिलोंग करते हैं? BJP से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और यहाँ के डिप्टी CM जो हैं दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत चौटाला हैं हरियाणा के डिप्टी CM। और हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा का एक सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल यही मौजूद है, वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ग्लोबल हेरिटेज के अनुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से पत्थर से बनी चूड़ियाँ प्राप्त की गई थी, और कुछ कंकाल चित्र भी यहाँ से प्राप्त की गई थी। तो ये था राखी गढ़ी। अगला बात करें कि हरियाणा में एक भारत का ऐतिहासिक शहर है, और उस शहर का जो नाम है भारत का ऐतिहासिक शहर वो है पानीपत। जी हाँ दोस्तों, पानीपत हरियाणा में ही पड़ता है। पानीपत, और जिसको बुनकरों का शहर कहा जाता है, और टेक्सटाइल शहर भी कहा जाता है। इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से पानीपत को जाना जाता है। पानीपत की बात करें तो पानीपत में ही हरियाणा के 3 इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में किसके बीच में हुआ था? बाबर, मुगल साम्राज्य के शासक बाबर और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जो जीत हासिल की थी वो बाबर ने जीत हासिल की थी। अगला जो है पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुआ था। किसके बीच में? हिंदुओं के सम्राट हेमू, राजा विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना ने जीत हासिल की थी। इसके जो नेतृत्व बैरम खान ने इनका जो सिर काट करके हत्या कर दी थी। अगला जो है पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की थी। अगला जो बात करें तो इसमें जो नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में ही स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के 2021 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने GST की कोविड-19 के संकट के दौरान दान करने वाले GST की प्रतिपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो हरियाणा बन गया है। तो ये था दोस्तों हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो है 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा वो है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक किस जहाज को 41 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है?
AINF कलवरी, BINF विक्रांत, FINF राजदूत, DINF अफरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FINF राजदूत को 41 साल बाद डिकमीशन कर दिया गया है और इसको जो शामिल किया गया था 1980 में शामिल किया गया था। इसने 41 साल अपनी सेवा दी और यह पहला जहाज था जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस था और यह राजपूत वंश का पहला, राजपूत जो चाली होती है उसका पहला जहाज था। इसने कुछ ऑपरेशन किए हैं, उसमें से वो ऑपरेशन है श्रीलंका से जाफना द्वीप में पहुंचने के लिए एक ऑपरेशन पवन किया था, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस, वो INF राजदूत ने ही किया था। अब आई है यहाँ पास नौसेना की बात, तो देख लेते हैं। INF के बारे में हम पढ़ लिए हैं और नौसेना की बात, तो जो नौसेना प्रमुख हैं वो करमबीर सिंह हैं। और बात करें थल सेना प्रमुख वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे और जो वायुसेना प्रमुख हैं वो आर के भदौरिया हैं और CDF चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं। सभी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो है, हाल ही में RBI ने सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए के हस्तांतरण की मंजूरी दी है? A 90,120 करोड़, B 99,822 करोड़, C 99,122 करोड़ या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C 99,122 करोड़। कोविड-19 से आर्थिक संभावना जो है, आर्थिक व्यवस्था से उभरने के लिए यह मंजूरी दी है और कोविड-19 से जितने भी कमी चीज़ें हुई हैं, प्रभावित जिस क्षेत्र में हुआ है उसको कमी को पूरा करने के लिए RBI ने यह अधिशेष के रूप में दिया है। अब RBI के बारे में बात करें तो RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था पहला हेडक्वार्टर। लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके मुंबई महाराष्ट्र कर दिया गया और इसका जो स्थापना की गई थी वो हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी। RBI के बारे में बात करें तो RBI में एक गवर्नर होते हैं जो वर्तमान में हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें एशिया पैसिफिक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI के जो पहले नंबर के गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे, पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो थे CD देशमुख, चिंतामणि द्वारका देशमुख और इन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी और ये पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के। और बात करें एकमात्र प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी थे वो 15वें नंबर के गवर्नर थे और वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और वर्तमान में देखें तो RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? तो महेश कुमार जैन RBI के वर्तमान डिप्टी गवर्नर हैं। माइकल देवपत्रा और एक जो अभी बने हैं वो हैं TB रविशंकर जो अभी बने हैं और राजेश्वर राव। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हॉकी की विकास में योगदान के लिए एटिएन गिलक्रिच पुरस्कार प्रदान किया गया है? A भारत, B बेल्जियम, C नीदरलैंड, D फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की हॉकी टीम को हॉकी में विकास के योगदान के लिए एटिएन गिलक्रिच जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत की हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं कि इंडियन हॉकी एसोसिएशन की। तो इंडियन
हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 2009 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानेंद्रो जी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और एक जो इंडियन प्लेयर हैं हॉकी की फेमस हैं वो है रानी रामपाल, जो एशिया गेम 2018 में ध्वज समापन के समय ध्वज समापक भी रही थी और इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था और ये हॉकी की स्टार के रूप में भी जानी जाती हैं। अगला जो बात करें हॉकी की जो इंटरनेशनल संस्था है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल दी द हॉकी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1924 में की गई थी और इसके जो वर्तमान में अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं वो नरेंद्र बत्रा बने हैं, एकमात्र भारतीय अध्यक्ष फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी के। और इन्होंने 2 मतों से विजय हासिल की है। नरेंद्र बत्रा हाल ही में चुनाव हुआ था वर्चुअली रूप से। पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें तो पुरुष हॉकी विश्व कप पहला हुआ था 1971 में। ये कहाँ हुआ था? ये बार्सिलोना में आयोजित किया गया था जिसमें पाकिस्तान विजेता था। और 2018 का हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था 2018 का। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके जीता था। 2023 का आयोजित किया जाएगा वह किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में उड़ीसा के। और महिला हॉकी विश्व कप का पहला 1974 में हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था जिसमें नीदरलैंड विजेता था। और 2018 का लंदन इंग्लैंड में हुआ था जिसमें भी नीदरलैंड ने विजेता हासिल की थी। और 2022 का जो होगा वो होगा स्पेन और नीदरलैंड में। तो ये था हॉकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो है 7th नंबर का, हाल ही में मनरेगा के श्रमिकों की निगरानी रखने के लिए किस केंद्रीय मंत्री द्वारा NMMF और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A प्रहलाद सिंह, B संतोष गंगवार, C नरेंद्र सिंह तोमर, D गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही NMMF पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर क्या करेगा? जो मनरेगा वाले किसान हैं ना दोस्तों, उनकी जो ऑनलाइन ड्रोन के माध्यम से क्या करेगा? उनकी उपस्थिति देखेगा। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कि कौन उपस्थित हो रहा है, कोई फर्जीवाड़ा हो तो नहीं रहा है। ये हर भारतीय जो पंचायत हैं वहाँ जा कर के और ये इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से जांच किया जाएगा। और एक होता है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। इसमें क्या होगा? जो निरीक्षण करने वाले जाएंगे ऑफिसर, तो वो क्या कर सकेंगे? जो कार्य हुआ है उसका ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके केंद्र सरकार के पास भेज सकते हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, तो इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ये लोकसभा हैं कहाँ से? मुरैना दमोह से हैं। मुरैना से हैं। और इनका जो MP से लोकसभा सांसद है मुरैना से। अगला जो बात करें कि 8वां नंबर, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता OP भारद्वाज का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो A फुटबॉल, B मुक्केबाजी, C टेनिस या D कुश्ती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। द्रोणाचार्य कोचों को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला जो बात करें 9th नंबर का, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74%। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 74% होगा। 74% FDI बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। किस क्षेत्र में? बीमा क्षेत्र में। पहले 2015 में ये 26% था और 2015 में ही इसे 49% किया गया। अब 2021 में इसे 49% से 74% कर दिया गया। FDI का क्या मतलब होता है दोस्तों? FDI बहुत सी कंपनी क्या होती हैं कि बाहर होती हैं और किसी देश में जाने के लिए उन्हें लाभ कमाने के लिए वहाँ स्थापित करना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ
लचीले कानून बनाए जाते हैं और ये एफडीआई के तहत निवेश करते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है और बीमा के क्षेत्र में इसको कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। एफडीआई जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है ग्रीन एफडीआई। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें कोई मतलब अमेरिका का कंपनी है वो भारत में प्रवेश करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये अपनी कंपनी को ही, नई कंपनी को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये क्या कहलाता है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब अपनी नई कंपनी भारत में का निर्माण करना। और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई का ही पार्ट है। और इसमें क्या होता है, मान लो अमेरिका की कंपनी, कोई व्यक्ति है आना चाहता है, निवेश करना चाहता है भारत में, तो यहाँ की कंपनी, मान लो यहाँ की रिलायंस है, तो रिलायंस पर या तो अधिग्रहण कर लेगा, नई कंपनी स्थापित नहीं करेगा, और या तो रिलायंस के शेयर खरीद लेगा और इसमें निवेश कर लेगा। तो ये होता है एफडीआई के प्रकार, दो प्रकार से किया जा सकता है। अगला जो है 10th नंबर का, हाल ही में 22 मई 2021 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो ए, बी आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, बी बायोडाइवर्सिटी एंड कोविड-19, सी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डी बी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।